हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा बहुत काम वाम ख़त्म करके। तो ना यार, काफ़ी ज़्यादा काम फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टचअप कर देती हूँ, थोड़ा कपड़े वगैरह समेट देती हूँ, क्योंकि मैं कल नहीं आई थी ऊपर। क्योंकि बच्ची जब जगती रहती है ना, तो फिर आप नहीं आ पाते हो, इतना परेशान करती है ना वो। और इस समय ना वो पूरा ध्यान उसका खेलने में रहता है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसको ऐसे ही छोड़ दें और चले आएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब इधर-उधर कुछ ना कुछ वो करती रहती है। तो कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था आने का, तो मैं सोच रही थी कि जितने भी कपड़े मैंने धुले हुए थे कल के और आज के, तो वो सारे कपड़े रखने हैं, सारे ऐसे ही फैले हुए थे। तो मैंने सोचा चलो इसको अरेंज कर देती हूँ और थोड़ा-सा देख लूँगी, अगर टाइम बचेगा तो मैं पढ़ाई भी कर लूँगी। तो ये बच्ची के सारे कपड़े थे जो धुले वाले थे, उसके पैंट्स थे। तो इसको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। और एक जो चेयर है ना, उसपे काफ़ी सारे कपड़े ऐसे थे जो धुले हुए थे, बट ऐसे ही मैंने रख दिए थे, और कुछ ऐसे थे जो धुलने थे, तो उनको मैं सेपरेटली कर दे रही हूँ। जो भी धुले कपड़े हैं उनको अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि ना हमें बीच-बीच में कर देना चाहिए। या फिर आपको मतलब आपके वार्डरोब में ऐसा ऐसा हो आपके पास इतना समय कि जैसे ही आप धुल के कपड़े लाइए और उसमें अरेंज कर दीजिए, या फिर जो भी प्रेस करने वाले कपड़े हैं उनको अलग कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि हमको चीज़ें ढूँढने में मुश्किल नहीं होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं टाइम से। तो इस तरीके से आपको बार-बार बीच-बीच में वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती। जैसे-जैसे आप अपना काम सेटल करते जाएँगे, वैसे-वैसे चीज़ें अरेंज होती जाएँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। 2-3 कपड़े मुझे धुलने के लिए डालने थे, तो वो मैंने डाल दिया है। और बच्ची के कपड़े तो मोस्टली धुले ही रहते हैं, क्योंकि डेली दिन में शायद 2 बार ही कभी-कभी धुलना पड़ जाता है, कि डेली उसका 2-3 बार तो ड्रेस चेंज ही होता है। कभी कुछ खाएगी तो फैला लेगी। तो ये सारे कपड़े जो थे, ये मुझे धुलने के लिए डालने थे, वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये दोपहर की है, जब मैं आ गई थी खाना वाना खा करके, और बच्ची को मैंने सुला दिया था। तो ये सारे कपड़े मैं बकेट में लाई थी, जो भी सुखा करके। तो अब मैं इसको भी अरेंज कर दूँगी, जो भी कपड़े हैं बच्ची के धुले हुए मेरे। तो वो सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है। और आज मैंने ये भी सोचा है कि मैं अपने थोड़ा-सा मतलब फेस मसाज भी करूँगी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि आप जब अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। क्योंकि हमारी स्किन को भी थोड़ा-सा हाइड्रेटेड रखने के लिए सारी चीज़ें तो हमको मतलब मसाज थोड़ी-सी कर लेनी चाहिए। अगर आप रेगुलर बेस पे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वीक में 1 या 2 बार तो आप कर ही लो। तो जिस तरीके से मैं अभी करूँगी ना, आप वैसे ही कर लोगे तो बहुत अच्छा एक ग्लो आ जाएगा चेहरे पे, और फ्रेशनेस सी आ जाएगी। आपका चेहरा जो है ना, आपकी स्किन बहुत ही यंग दिखेगी और बहुत ही ग्लोइंग दिखेगी। और आपको ये रिज़ल्ट ना इंस्टेंट दिखेगा। आप पहले की पिक एक मतलब क्लिक कर लेना, और बाद की मसाज के बाद की पिक क्लिक कर लेना, आप इजीली डिफरेंस देख पाएँगे। तो अभी मैंने क्या किया, मैं ना अपने बाल को सुबह कॉम्ब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली की वजह से बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो मैं उनको अभी कॉम्ब कर रही हूँ, सारे टैंगल्स रिमूव कर रही हूँ। और अब मैं ना एक नॉर्मल सा जो मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा एक लिक्विड फॉर्म में है मेरा, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली टाइप की है। और जिन लोगों की जो स्किन है वो अगर थोड़ी-सी ड्राई है, तो फिर आपको क्रीमी टेक्सचर वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। तो ये जो लिक्विड देखो, एकदम लिक्विड सा है, और ये ईज़िली ब्लेंड हो जाता है फेस पे, और बढ़िया से मतलब एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। आप इससे बढ़िया से मसाज कर सकते हो, आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा फेशियल क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे, अब ये देखिए, मैं अंडर आइज़ में इसलिए कर रही हूँ कि जिनको भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, या फिर आपको नींद आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही है बेबी की वजह से, तो अगर आप रेगुलर बेस पे इस तरीके की मतलब अंडर आई मसाज करोगे ना, तो ये आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगी, और आपको आपको डार्क सर्कल नहीं आने देगी। जो इस तरीके की आँखें ऐसे अंदर धँस जाती है ना, कभी-कभी जैसे डार्क सर्कल आपको नहीं आते हैं, बट आपकी आइज़ जो अंदर की तरफ से धँस जाती हैं, वो भी चीज़ें नहीं होंगी। और इस तरीके से आपको अपलिफ्ट करनी है अपनी स्किन को। तो इस तरीके से क्या होता है ना, आपका ये जो चीक एरिया है, ये काफ़ी उभरा हुआ रहेगा, और आपकी स्किन बहुत यंग दिखेगी। तो इस तरीके से अगर आप मॉर्निंग में 2 मिनट अगर अपनी स्किन को दे सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो कभी भी आप दिन में समय निकाल लीजिए, हफ्ते में 1-2 बार आप इस चीज़ को कर लीजिए। इस तरीके से मैंने इसको बढ़िया से अब्ज़ॉर्ब करवा दिया है अंदर स्किन में। तो देखिए ना, काफ़ी अच्छा फेस लगने लगता है।
अगर आप कुछ फाउंडेशन या बीबी क्रीम नहीं भी लगाएंगे ना, तो भी आपका एक चेहरा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि आपकी स्किन बहुत डल है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है। और अपने लिप्स को थोड़ा सा टिंटेड कर लीजिए, या फिर टिंट यूज़ कर लीजिए, या फिर एक न्यूड सी लिपस्टिक यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने न्यूड शेड ही यूज़ किया है, बट वो ऐसे कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्किन का बहुत ध्यान रख सकते। से बात करने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें कि अमूमन लोग बात नहीं करते हैं अपने फैमिली वालों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम का थोड़ा भी अगर मतलब इसको सॉल्व कर पाऊँ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि हम मैरिड लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कंपैटिबिलिटी का। तो इस कंपैटिबिलिटी के चक्कर में ना कई बार रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तो शुरू-शुरू में तो हमको समझ नहीं आता है कि इश्यू क्या है, क्यों इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों इतना ज़्यादा हम एक-दूसरे को जज कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं सामने वाले को मनवाने के लिए। तो ये इश्यू एक होता है कंपैटिबिलिटी का, जो कि हम बहुत देर में जान पाते हैं, या फिर किसी के थ्रू जान पाते हैं, या फिर किसी वीडियो के थ्रू जान पाते हैं। जब सामने से लोग हमसे पूछते हैं कि क्या-क्या चीज़ें सिमिलर हैं आपके और आपके हस्बैंड में, या फिर आपके पार्टनर में। आई एम मतलब आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मैरिड और अनमैरिड पीपल्स। तो अनमैरिड लोगों का तो फिर भी एक बार चल जाता है कि अगर कंपैटिबिलिटी इशू है, अगर उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और अगर चेंज नहीं होता है तो वो अपना पार्टनर भी समहाउ शादी के टाइम या फिर ऐसे चेंज कर लेते हैं। बट जिन लोगों की शादी हो चुकी होती है उन लोग बहुत बुरे फेज़ से गुज़रते हैं, अगर आपके पार्टनर से आपकी कंपैटिबिलिटी बैठ नहीं रही है तो। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ होनी चाहिए कि सबसे पहले आप ये सोचना छोड़ दो कि मैं ही क्यों इनिशिएट करूं अपने रिलेशन को लेकर के। सामने वाला भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, नो डाउट। लेकिन जब सामने वाला इनिशिएट नहीं कर रहा है और आपका एक रिलेशन यहाँ से यहाँ आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो आपको मतलब इट्स हाई टाइम कि आपको इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। बट अगर सामने वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलेशन आप दोनों का है, वैसे तो आप दोनों को बराबरी से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चीज़ें सही करनी चाहिए। क्योंकि अगर दिक्कत लड़ाइयाँ हो रही हैं तो दोनों ही उसमें फ्रस्ट्रेट होते हो, दोनों ही लोग सर्वाइव करते हो, और अब साथ साथ आपकी फैमिली और आपके बच्चे भी सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले ये होना चाहिए, चाहे आप एक वुमेन हो, चाहे आप एक मैन हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आपको किसी के भी थ्रू ये चीज़ें पता चलती हैं, तो सबसे पहले आपका ये काम है कि आप इस चीज़ को इनिशिएट करो कि मैं इस चीज़ की शुरुआत करूँगा या करूँगी। मैं इनिशिएट करूँगा, भले ही सामने वाला नहीं कर रहा है, एटलीस्ट एक ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो सबसे पहला काम ये है कि जब हमने ठान लिया कि हाँ सामने वाला नहीं ध्यान दे रहा है, डज़न्ट मैटर, मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो रिलेशन है वो किस सिचुएशन में है, किस लेवल में है। कई सारे लेवल होते हैं ना, जब स्टार्टिंग में शुरू की शादी में थोड़ी छोटी मोटी नोक झोंक होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एक थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है, फिर पैचअप हो जाता है, सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं। बट धीरे धीरे करके ये लड़ाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में चली जाती है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग वे में चली जाती है कि किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हो, और ईगो में आकर के चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है कि आपकी लड़ाई या आपका रिश्ता किस सिचुएशन में पहुंचा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका रिलेशन उसमें पहुंच चुका है कि आप दोनों एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम कर रहे हो,
तो ऐसे में आपको एनालिसिस करना है कि क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं हम दोनों के बीच में, या कि क्या मेन ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हमारी चीज़ें अच्छी चल सकती हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो ये लाइफ टाइम चलने वाला है। तो जो चीज़ हमको पता है कि यार ये देखो सामने वाला भी नहीं बदलने वाला, आप भी नहीं बदलने वाले, तो ऐसी क्या चीज़ की जाए जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारे बीच में सॉर्ट आउट हो जाएँ, ठीक है? तो पहला हो गया, आप अपने रिलेशन को बैठ कर के ये देखो कि हमारा जो रिश्ता है वो किस स्टेज पे है, किस लेवल पे है, और उसके बाद आप एनालिसिस करो, ठीक है? कि हमारे रिलेशन में क्या ऐसी चीज़ें, कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा झगड़ा होता है। हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं कि सामने वाले को वो चीज़ नहीं पसंद है, या उसकी प्रायोरिटी कुछ और है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, और इन चीज़ों को लेकर के आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं आए दिन, ठीक है? तो वो आपको एनालिसिस करना है कि क्या ऐसी बात है जो कि हम थोड़ा-सा हटा करके उस चीज़ों को लेकर के जैसे कि आपके लिए सपोज़ एक मैरिड लाइफ़ में आपके लिए रोमांस या फिर लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सामने वाले के लिए वहीं सबसे उसकी जो प्रायोरिटी है फैमिली है। अब इनमें क्लैश हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। वो कह रहा है आप उसको नहीं समझ रहे हो, आप कह रहे हो वो हमें नहीं समझ रहा है। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ टॉपिक है, 2 या 3 या 4, जिस पे हम थोड़ा-सा काम करके हम दोनों ही इस चीज़ों को एडजस्ट करके चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका रिलेशन ऐसे सिचुएशन में है कि जब आपने एनालिसिस कर लिया और आपने ये चीज़ सोची कि आपका रिलेशन ऐसी चीज़ में है कि आप दोनों उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो समहाउ, एंड मतलब कभी-कभी ऐसा क्या होता है कि सामने वाला एकदम नकार देता है कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो ये सब नहीं कर सकता, है ना? या कभी-कभी आप उसको समझाने में शायद सक्सेस नहीं होते हो, क्योंकि इतनी इतनी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, इतना ज़्यादा गैप हो चुका होता है आप लोग के बीच में कि आप उन चीज़ों को नहीं समझा पाते। तो आपको ये देखना है, फॉर श्योर करना है कि एश्योर करना है कि सामने वाला आपकी चीज़ों को सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है, या फिर आप सामने वाले को आप छोड़ दीजिए, आप उन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, ठीक है? अगर आप तैयार हैं देन गो फॉर इट। अब आगे की चीज़ें आपको देखनी है। अब आपका रिलेशन एक तो ये हो गया कि हाँ, एक ऐसी कंडीशन में है कि जिसमें हम चीज़ें थोड़ा बहुत इधर-उधर करके, थोड़ा-सा अपने आप को कूल करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा सीन ये हो गया कि अगर 1 वीक में आपकी 1 या 2 दिन ठीक से बात होती है, बाकी के 4-5 दिन आपके हमेशा लड़ाई में जाते हैं, या फिर आप दोनों बात नहीं करते हैं एक-दूसरे से, या फिर बहुत ज़्यादा गैप आ गया है आपकी कम्युनिकेशन में, मतलब बहुत ही डेंजरस टाइम होता है ये, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टाइम होता है। इसमें आपका रिलेशन तो चलता रहता है, बट आपकी जो एक खुशी होती है ना, वो बिल्कुल चली जाती है। आप मान के चलो, आप 2 दिन अच्छे से रहोगे, फिर 5 दिन ऐसे ही रहोगे, तो फिर आप खुद सोचो ना कि आपको कितना स्ट्रेस होगा, आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि आपका रिलेशन किस स्टेज में है। मैंने बोला ना जैसे कि लड़ाइयाँ होती हैं, बट लोग आपस में उसको सॉल्व कर लेते हैं। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि रिलेशन में इतना गैप आ जाता है कि आप उस गैप को नहीं पूरा कर पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी ईगो को थोड़ा-सा साइड में रखना होगा और अपनी कम्युनिकेशन बढ़ानी होगी। जैसे कि मैं कोई एक टॉपिक लेती हूँ, जैसे कि अ, क्लीनिंग को लेकर के एक ऐसे बोलती हूँ, सामने वाले को क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, वो गंदगी में नहीं रह सकता, बट आप एक थोड़ा-सा चिल पिल टाइप के इंसान हो, आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस चक्कर में डेली आपके हस्बैंड और आपके बीच में नोक-झोंक होती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि थोड़ा-सा कम्युनिकेशन करिए, आप भी उनको समझाइए कि देखिए मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, मैं जितना करती हूँ उतना बहुत कर लेती हूँ, अपनी चीज़ें बताइए। और सामने वाले को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पास तो केवल इतना काम है कि आप सुबह ऑफ़िस जा रहे हो, शाम को घर आ रहे हो, ठीक है? और वो लेडी जो पूरे दिन घर का काम कर रही है, आपके बच्चे को सँभाल रही है, कभी-कभी तो क्या होता है लोग वर्किंग भी होते हैं, जैसे मैं वर्किंग थी और घर भी सँभालती थी, तो
ये आपको भी समझना होगा कि उसके पास भी वो घर में फ्री नहीं बैठी है, उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं और बच्चा सँभालना तो सारे काम हटा दो, सबसे बड़ा काम वही होता है, ठीक है? तो ये दोनों को ही समझना पड़ेगा और कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ईगो में आकर के सामने वाले ने मुझे ऐसा बोल दिया, तो मैं अब उससे 10 दिन बात नहीं करूँगी। जब तक सामने वाला मेरे से सॉरी नहीं बोलेगा, सॉरी फ़ील नहीं होगा, मैं उससे बात नहीं करूँगी या करूँगा। ये चीज़ आपको खुद को हटानी पड़ेगी। ये मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ये हो गई एक अगली चीज़, ठीक है? अब आ गई वो सिचुएशन कि यार हम तो हमेशा इनिशिएट करते हैं, हम तो हमेशा सॉरी बोलते हैं, हमारी गलती नहीं होती है फिर भी हम सॉरी बोलते हैं कि हम दोनों की बातचीत आपस में हो जाए अच्छे से। बट सामने वाला कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहता है। उससे कम्युनिकेशन करो तो वो झगड़ा स्टार्ट कर देता है या फिर वहाँ से चला जाता है, हमारी बात नहीं सुनता है। वो सिचुएशन ना थोड़ी-सी ख़राब ज़्यादा होती है, क्योंकि उस सिचुएशन में आप अपनी बात कह ही नहीं पाते हो सामने वाले से। आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप आ जाता है कि आप लोग एक-दूसरे को समझना ही बंद कर देते हो। एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स ही नहीं बचती हैं आपके अंदर धीरे-धीरे। कभी तो ऐसा हो जाता है कि आप अगर बीमार हो या वो बीमार है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर, आप थक चुके हो, आप हर चीज़ करके सारी चीज़ें आज़मा करके आप उनके पास जा के थक चुके हो, फिर भी वो वही रिपीट करते हैं, 2 दिन ठीक रहते हैं, फिर 5 दिन ऐसे हो जाते हैं या हो जाती हैं। तो फिर मतलब इट्स टाइम कि यू नीड टू बी अ लिटिल ब्रेक इन सब चीज़ों से। ब्रेक ऐसा कि आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ आप घर छोड़ के चले जाओ या फिर आप कहीं और रहने लगो। जस्ट ब्रेक ऐसा कि इन्वॉल्व मत हो। आप उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, जैसे कि अभी कम्युनिकेशन में आप दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बट थोड़ा-सा आपको इसमें दूरी बनानी होगी अगर आपको रिलेशन अपना आगे तक चलाना है, कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, और जो ऐसे हम लोग मुँह फुला के घूमते रहते हैं, बात नहीं करते कि नहीं-नहीं पहले तो वही बात करेगा या करेगी, मैं तो नहीं बोलने वाला। तो ऐसे में क्या होता है ना, आपको पता नहीं चलता है आपका रिलेशन कितनी ज़्यादा गहराई में नीचे चला जाता है, और फिर आप चाहोगे ना आगे चल के तब भी आप उसको ढूँढ नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए, उनको भी ब्रेक दीजिए। जब अच्छे से आप दोनों अपना मेंटली स्टेबल हो जाओ, मेंटली आपका गुस्सा थोड़ा दूर हो जाएगा, तब आपस में बैठ के आप एक दिन ज़रूर बात कर लेना। लेकिन आप जब तक ब्रेक नहीं लोगे ना, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में इस तरीके से घूमती रहेंगी और आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएँगे, कितना भी आप ट्राई कर लीजिए। तो थोड़ा-सा आपको ब्रेक लेना होगा, सामने वाले को भी ब्रेक देना होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलो लड़ाई हो गई तो मैं तो तुम्हारी तरफ देखूँगी भी नहीं, बात भी नहीं करूँगी, नहीं। बस थोड़ा-सा उन सब चीज़ों से ब्रेक आप ले लीजिए, उनको भी दे दीजिए। और फिर जब भी आप दोनों का गुस्सा थोड़ा-सा आपको ऐसा लगे कि थोड़ा-सा गुस्सा हट करके हम दोनों एक-दूसरे के प्रति थोड़ा-सा केयरफुल हो गए हैं, चीज़ें एक-दूसरे के लिए सोच रहे हैं, आप उस टाइम पे उनसे बात करिए। तो अब बात करती हूँ अनमैरिड लोगों की। तो जो लोग अनमैरिड हैं, अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है आपको, तो आपको कोशिश करनी है, बट स्टिल मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि जहाँ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, थोड़ा-सा हार्श वर्ड लगेगा, बट मैं आपको बता दूँ क्लियर वर्ड में, आपकी नहीं बनने वाली पूरी लाइफ। हमेशा आप लोगों को दिक्कत रहेगी, या फिर आप लोग इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ, सामने वाला अगर ये चीज़ नहीं पसंद कर रहा है तो आई एम ओके विद दैट। हमारी लाइफ में इससे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बट करती है लाइफ इफ़ेक्ट। भले ही हम लोग पहले-पहले शुरू-शुरू में बोल देते हैं, लेकिन लाइफ इफ़ेक्ट करती है। तो आप बिल्कुल शादी करने से पहले 10 बार सोचिए, समझिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए। अब लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है या फिर जिन लोगों की अरेंज मैरिज होती है, तो उनको तो नहीं पता रहता है कि सामने वाला किस तरीके का है, या फिर लव मैरिज भी वो जो बहुत जल्दी 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर जो लोग मैरिड हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, उनको भी नहीं पता चलता है ये सारी चीज़ें। तो ऐसे टाइम पे ना आप जब पूरा प्रयास कर लीजिए, सब कुछ कर लिया आपने, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अगर आपका बेबी है,
ठीक है। अब बेबी को मैं इसलिए बीच में ला रही हूँ क्योंकि बच्चों के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आपको खुद को ये सोचना पड़ेगा कि फिर भी अगर सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है तो आपको समझना होगा। आप वहाँ से अलग हो लीजिए, वहाँ से निकल लीजिए। चाहे अगर वो इधर खड़े हैं तो आप उस तरफ चले जाइए, थोड़ा-सा साइलेंट हो जाइए, अपने माइंड को कूल कर लीजिए क्योंकि अगर आपको ये रिश्ता चलाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप अगर आप सेपरेट होने का सोच रहे हो तो फिर यू कैन डू इट, मतलब लेकिन इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। और ये बहुत बड़ा इशू है। भले ही हम एक छोटा सा ऐसे बोल देते हैं कंपैटिबिलिटी क्या क्या है हम लोग के बीच में ऐसा कॉमन या नहीं है, बहुत छोटा वर्ड लगता है, लेकिन जब डे टू डे लाइफ में हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं ना तब हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ी एक, जैसे बोलते हैं ना कि शादी में लोग कुंडली मिलाते हैं, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है हमारी लाइफ में और ये लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपकी स्ट्रेस आपके मेंटल स्टेट को ख़राब कर देता है। तो मैं तो यही बोलूँगी आपसे, अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आप पहले तो अपना 100% दीजिए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू बी समटाइम्स साइलेंट बिकॉज़ साइलेंस तो समटाइम्स साइलेंस इज़ बेटर देन वॉयलेंस। सो या यू हैव टू साइलेंस एंड कुछ टिप्स हैं जैसे कि आप अपना सकते हो जिनको अपने डे टू डे लाइफ में, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दीजिए। कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपके पार्टनर से कुछ गलती हो गई है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उनसे आर्ग्यू मत करिए। जस्ट एक स्माइल के साथ या फिर एक एक यू नो एक पोलाइट वे में आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। आप जब तक ये सोचते रहोगे ना कि सामने वाले से ऐसा नहीं हो रहा है, उम्मीद नहीं हो रही है, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो सामने वाला भी नहीं करेगा। जब आप ये चीज़ें स्टार्ट कर दोगे ना, तब आप एक बार ये हो सकता है कि आप सामने वाला आपको देख कर के ये चीज़ें करने लग जाए। लेकिन अगर आप सोचोगे कि वो क्यों नहीं इनिशिएट करा, वो क्यों नहीं ऐसा सोच रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट यही है टिप कि आप आर्ग्यू मत करिए। आर्ग्यू की जगह पे आप डिस्कस करिए। डिस्कस नहीं हो रहा है तो कुछ देर का ब्रेक ले लीजिए, देन उसके बाद आप डिस्कस करिए। और दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी चीज़ों को थोपिए मत। अगर आपको कोई चीज़ करवानी है, कोई चीज़ आप कुछ बोल रहे हो अपने पार्टनर से या कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आपको पसंद नहीं आ रही है बट आपका पार्टनर रेगुलर वे में करता जा रहा है वो चीज़, आप उनको एक अच्छे वे में आप बोल दीजिए, लेकिन उनके ऊपर थोपिए मत क्योंकि उनको जो करना है वो करके ही रहेंगे। आपके बोलने ना बोलने से अगर उन्हें इतना फ़र्क पड़ रहा होता तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही होती है ना। यू नो व्हाट आई मीन। तो वही तीसरी चीज़ साइलेंस बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हर जगह अच्छी नहीं है बट कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा एक मेडिसिन का काम करती है साइलेंस। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका रिलेशन किस लेवल पे है और आपके रिलेशन को क्या चाहिए। डिस्कस चाहिए या फिर डिस्कस नहीं हो पा रहा है तो फिर यू हैव टू बी साइलेंट, दैट्स इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बेटर तो यही होगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप प्लीज़ कंपैटिबिलिटी देखिए अपने और अपने पार्टनर के बीच में। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है चीज़ें। तो जो भी मैंने बताया आपको, आप कुछ चीज़ें ट्राई करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा और बहुत लोग इसमें मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं उनसे यही बोलूँगी, एक टाइम के बाद आप अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि ये ज़िंदगी भर चलने वाला है। अगर आप शादीशुदा हो तो अगर चीज़ें आपको बदलनी है तो यू नीड टू बी टेक अ स्टैंड फॉर यू। जो चीज़ें हैं आप उनको देखिए और थोड़ा-सा अपने अपने आप को एक कॉन्फिडेंट करिए और कि जो चीज़ें मैं करवा रही हूँ या मैं कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो सही है और मैं सामने वाले को उस चीज़ को समझाऊँगी और डिस्कस करूँगी उनसे। तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, होप करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी इन चीज़ों में। तो अगर आपको मेरा ये थोड़ा-सा भी वीडियो इफ़ेक्टिव लगा हो, थोड़ा-सा भी
इसमें आपको लगा हो कि हाँ मुझे फ़ायदा कर सकता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरीके की काफ़ी अच्छे-अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाऊँगी और हमारी डे टू डे लाइफ़ की चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।